हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सेकेंड पार्ट करेंगे। इस इस पार्ट में बेटा हम जो फर्स्ट पार्ट में जहाँ पर हमने इस चैप्टर को एंड किया था, तो उसके आगे हम इस पार्ट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमने बेटा एंड किया था यहाँ पर एनिमल लाइफ। ठीक है, एनिमल लाइफ पे हमने इससे जो पहली वाली वीडियो है उसमें एंड किया था। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म हुआ था। अब हम इसके आगे सेकेंड पार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट कम ओवर टू द इकोनॉमी। ठीक है, मतलब इस कंट्री की हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी का मतलब है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है। अर्थव्यवस्था का मतलब है वहाँ पर लोग क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, क्या काम करते हैं, वहाँ पर किससे उनकी कमाई होती है। ठीक है, उनका कैसे रोजगार होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें ये जानेंगे कि इकोनॉमिक टर्म्स में यहाँ के लोग क्या क्या चीज करते हैं। ठीक है, इकोनॉमी जानेंगे वहाँ के देश की, कि वहाँ के देश की इकोनॉमी जो है वो कैसे चलती है। जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बेटा ज्यादातर क्या होता है बेटा, ज्यादातर सर्विस वाले लोग हैं हमारे यहाँ। सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा है। और दूसरा क्या है बेटा? एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे यहाँ खेती बहुत ज्यादा करते हैं और सर्विस बहुत ज्यादा करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या है बेटा? हमारे यहाँ नहीं है इतनी ज्यादा डेवलप। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि हमारे यहाँ कारखाने नहीं है, लोग कारखानों में कम काम करते हैं। ठीक है, लोगों के स्टार्टअप्स कम है, बिजनेस में लोग कम काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब नाउ डेज क्या हो रहा है, टाइम इज चेंजिंग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हमारे इंडिया में देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ जा रहे हैं बेटा? बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नौकरी और जो आपके नौकरी मतलब सर्विस सेक्टर और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में अब इतना आदमी नहीं रह रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही है कि इस वाली कंट्री में लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, क्या पता लोग एग्रीकल्चर करते हो या फिर लोग का कुछ और बिजनेस हो। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, हम बेसिकली उनकी इकोनॉमी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, पहले बेटा इस पैराग्राफ को रीड करेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ। ठीक है, इकोनॉमी। फार्मिंग इज अ मेन ऑक्यूपेशन. Large areas under forests have been cleared for farming. The main food crops grown here are rice, maize, and cassava. Cassava is a staple diet of the people of Congo. It is a root crop. It is dried and crushed to make flour, which is used to make bread. Cash crops like cocoa, tobacco, rubber, oil palm are also grown. The crop, the cash crops are exported to Europe and North America. Fishing is done in rivers and lakes. There are few industries due to lack of technology and sources of power. The main industrial units are of food processing, textile mills, beverages, refining of minerals and consumer goods. So basically बेटा, फार्मिंग इज अ मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ पर भी क्या है, जैसे हमारे इंडिया में ज्यादा से लोग खेती, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं बेटा? खेती करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी क्या है बेटा? फार्मिंग ही हमारा यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। मतलब यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ के क्या है? फार्मर्स। ठीक है, तो फार्मिंग इज अ मेन ऑक्यूपेशन, मतलब यहाँ का सबसे मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? फार्मिंग। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पर हम लोग मेन फूड क्रॉप्स जो होती है, खाने वाली जो क्रॉप्स हैं वो उगाते हैं। वो कौन कौन सी होती है बेटा? राइस होती है, चावल होता है, मेज, कासवा। कासवा बेटा ये देखो, ये आपको दिख रहा है बेटा, ये प्लांट दिख रहा है, ये ही आपका कासवा प्लांट। इसकी भी खेती सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, वहाँ का स्टेपल फूड, स्टेपल डाइट है। ठीक है, वहाँ के लोग ये ज्यादा खाते हैं। ठीक है, ये उनका मतलब ये मान लो कि जरूरी डाइट है। ठीक है, तो ये लोग वो खाते ही खाते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, इन पत्तों को सुखा के क्या करते हैं, जब इन पत्तों को सुखा देते हैं उसके बाद इसको क्या कहते हैं, पीस के इसका क्या बना देते हैं बेटा? आटा टाइप का बना देते हैं। तो उस आटा से फिर वो लोग क्या बनाते हैं बेटा? अपने लिए ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो वो फिर वो ब्रेड वो लोग खाते हैं। ठीक है, अब बेटा कैश क्रॉप्स का मतलब होता है, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज कैश क्रॉप्स। देखो कैश क्रॉप क्या होती है, तो कैश क्रॉप लिख लो बेटा। कैश क्रॉप क्या होती है बेटा? तो बेटा कैश क्रॉप जो होती है वो होती है वैसी क्रॉप्स जो क्या कर, जो उगाई जाती है किस चीज के लिए? फॉर कॉमर्शियल पर्पस। तो आप लिखो इसको, क्रॉप्स आर ग्रोन, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल
ठीक है, ये है आपका कैश क्रॉप। अगर कैश क्रॉप कोई बोले कि डिफाइन करो तो आप क्या बोलोगे, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। इसका मतलब है बेटा कि ऐसी क्रॉप्स, ऐसी जो हम खेती करते हैं, ऐसी खेती, ऐसी क्रॉप्स जिनको हम उगाते हैं, जिससे हम क्या करें, उनको सिर्फ हमारा हमारा खेती करने का या उन क्रॉप्स को उगाने का सिर्फ एक ही मेन मोटिव है, क्या, कॉमर्शियल पर्पस। कॉमर्शियल गेन, कॉमर्शियल गेन का मतलब है कि हमें सिर्फ पैसे से मतलब, हमें मतलब उसको मार्केट में बेचना ही बेचना है। वो हम अपनी नेसेसिटी के लिए नहीं उगाते हैं, ठीक है, कि हमें जरूरत है इसलिए हम उगा रहे हैं, नहीं। हम वो बेटा किस लिए उगाते हैं, हम वो इसलिए उगाते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है बेटा, उससे पैसे कमाने होते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें मार्केट में उसको सेल आउट करना होता है, ठीक है। तो हम सेल आउट पर्पज के लिए जो भी क्रॉप्स उगाते हैं ना बेटा, वो सारी की सारी कैसी होती है बेटा, कैश क्रॉप्स होती है, सारी की सारी कैसी होती है, कैश क्रॉप्स, ठीक है। कैश से ही पता चल रहा है, कैश मतलब रोकड़ा देने वाली, कैश मतलब रोकड़ा देने वाली फसल, ठीक है। चलो, तो बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, हमारी यहाँ पर जो कैश क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी, जैसे कोकोआ, टबाको, रबर, ऑयल पाम, ठीक है, ये सारी की सारी जो है यहाँ पर कैश क्रॉप्स हैं। मतलब ये क्या होती है, बेसिकली ये सारी क्रॉप्स क्या करते हैं वो लोग, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब भेज देते हैं, ठीक है। तो और वहां से क्या आ जाता है बेटा, जब हम किसी दूसरी कंट्री को, जैसे हम भी यहाँ से कुछ सामान बेचते हैं दूसरी कंट्री को, तो हमें पैसा मिलता है ना इन रिटर्न, वो लोग हमें पे ऑफ करते हैं ना। तो सेम ऐसे ही है बेटा कि जब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाले जब ये क्रॉप्स देते हैं, तो बदले में ये वाले देश क्या करते हैं, इनको मनी देते हैं, ठीक है, पैसा देते हैं, इसलिए इनका नाम कैश क्रॉप्स, ठीक है। फिशिंग बेटा, फिशिंग भी सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर, रिवर्स और लेक्स जो होती हैं उनमें सबसे ज्यादा फिशिंग होती है, तो यहाँ पर लोग फिशिंग भी करते हैं, ठीक है। ये देखो फिशिंग कर रहा है क्या आदमी, दिख रहा होगा आपको इस पिक्चर में। देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज ड्यू टू द लैक ऑफ, देखो यहाँ पर बेटा इंडस्ट्री नहीं है, मतलब जैसे हमारे यहाँ नहीं है वैसे सेम यही है कि यहाँ पर भी इतनी ज्यादा डेवलप इंडस्ट्रीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा टेक्नोलॉजी में ये बहुत पीछे है। जैसे हमारे यहाँ एआई टूल्स और जो आपके कंप्यूटर पे जो सीएस की नॉलेज है, वो सब क्या है, कंप्यूटर की नॉलेज आपकी, ठीक है। और आपकी एआई अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी नॉलेज कम है लोगों को, इस वजह से टेक्नोलॉजी यहाँ वहां पर क्या है, ग्रो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से क्या है बेटा, वहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है। जो मेन इंडस्ट्रियल यूनिट है ना बेटा, वो आपके बस दो ही है वहां पर इंडस्ट्री, एक तो आपकी फूड प्रोसेसिंग, दूसरी आपकी टेक्सटाइल मिल, ठीक है। टेक्सटाइल मिल का मतलब होता है कपड़े बनाने वाली, एक तो कपड़े बनाने वाली, ठीक है, इंडस्ट्री है, दूसरी फूड प्रोसेसिंग मतलब खाने बनाने वाली, ठीक है। और बेवरेजेस, रिफाइनिंग मिनरल्स एंड कंज्यूमर गुड्स, मिनरल्स वगैरह, ठीक है। तो इनकी इंडस्ट्रीज है, समझ में आया बेटा। जैसे कि आपकी आपकी जैसे ये जावा इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री होती है, ये सब इंडस्ट्रीज यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जो क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होती है, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज यहाँ पर नहीं है। तो ठीक है, अगर ये बेटा पैराग्राफ पूरा समझ में आया तो जल्दी से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं कि हमने बेटा क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में। फर्स्टली मैं इसको क्लीन कर दूं इस पेज को, यस। तो बेटा सबसे पहले आप अंडरलाइन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अंडरलाइन या फिर इसको लिखेंगे कि यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग। फिर क्या है बेटा, यहाँ पर कौन कौन सी कैश क्रॉप्स ग्रो की जाती है, कैश क्रॉप्स जो ग्रो की जाती है दैट इज कोकोआ, तंबाकू, रबर, ऑयल पाम, ठीक है, ये होती है। और ये कैश क्रॉप्स कहाँ एक्सपोर्ट की जाती है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप क्या करते हैं, बदले में इन्हें पैसे देते हैं, ठीक है। फिर बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर कम, बहुत ही कम इंडस्ट्रीज है, ठीक है। और यहाँ का बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो कासवा प्लांट है, ये क्या करता है बेटा, यहाँ पर जो कासवा है वो स्टेपल डाइट है, कहाँ की, कॉन्गो के लोगों की, ठीक है, कहाँ की, कॉन्गो के लोगों की। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कासवा जो है वो क्या है, स्टेपल डाइट है, किसका, कॉन्गो का, ठीक है। चलो, तो आप, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के लोग की मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, दूसरा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि कासवा जो है वो स्टेपल डाइट है यहाँ के लोगों की। फिर है कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो बेटा कोकोआ, टबाको, रबर, ऑयल पाम, ठीक है। फिर यहाँ पर जो कैश क्रॉप कहाँ बेची जाती है बेटा, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। बस यही तीन पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं इसमें। चलो कम ओवर टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा हमारा क्या है, मिनरल रिसोर्सेज। Katanga, a province in the southern Congo, is rich in diamond,
The Democratic Republic of Congo is rich in mineral deposits like the copper, silver, gold, diamond, cobalt, zinc, manganese, tin, coal, यूरेनियम, पेट्रोलियम एंड कैडमियम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, मिनरल्स हैं आपके। तो ये सारे के सारे मिनरल्स आपको कहाँ पाए जाते हैं बेटा, कॉन्गो में। तो कॉन्गो क्या है बेटा, बहुत रिच है मिनरल के टर्म में, ये बहुत ज्यादा रिच है, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और जो कटंगा है बेटा, वो यहाँ कॉन्गो का एक क्या है बेटा, एक आपका स्टेट, जैसे हमारे स्टेट होता है ना, जैसे लखनऊ हमारा जो आपका उत्तर प्रदेश है वो आपका एक स्टेट बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है बेटा, यहाँ पर प्रोविंस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं, उनके यहाँ क्या होते हैं, प्रोविंस होते हैं। ठीक है, तो कटंगा वहाँ का क्या है, एक प्रोविंस है, और वहां पर क्या है बेटा, सबसे ज्यादा डायमंड पान वहीं पर बनाया जाता है, पाया जाता है। सबसे ज्यादा डायमंड कहाँ पाया जाता है बेटा, कटंगा। ठीक है, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट। ये बेटा जो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये कंट्री दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला, क्या प्रोड्यूस करने वाला, कोबाल्ट प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोबाल्ट कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो बोलोगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, DR मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, therefore mining is an important occupation of the people. A few industries such as textile, chemical, soap, cement, paper, tobacco are found in these cities. ठीक है, तो बेसिकली बेटा क्या है, यहाँ पर माइनिंग भी सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है। क्यों बेटा, देखो जहां पर मिनरल सबसे ज्यादा होगा ना, जहां पर भी मिनरल सबसे ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा बेटा, वहां के लोगों का एक ऑक्यूपेशन आपका माइनिंग भी होगा। मतलब वहां के ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें इन्वॉल्व होंगे, माइनिंग में इन्वॉल्व होंगे। माइनिंग मतलब खुदाई, खुदाई करके मिनरल्स की, जो हम लोग जमीन की खुदाई करते हैं, गहरी गहरी गहरी, बोलते हैं ना कोयले की खान। कोयले की खान का मतलब क्या है, कि कोयला कहाँ से निकलता है, हम जमीन की जब खुदाई खुदाई करके करके क्या करते हैं, जब एक माइन बना देते हैं, उसमें से क्या होता है, हमारा कोयला निकलता है। ऐसे ही बेटा जो जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, वो ऐसे ही निकलते हैं। ठीक है, नेचर में हमारे जैसे कि आपके वहाँ की मिट्टी में प्रेजेंट होंगे, या वहाँ के आपकी चट्टानों में प्रेजेंट होंगे, तो फिर क्या होता है बेटा, माइनिंग हमें करनी पड़ती है, जाके हम मिनरल्स को क्या कर सके, निकाल सके यहाँ से। ठीक है, तो माइनिंग, ठीक है, तो जहां पर मिनरल्स होंगे वहीं पर क्या होगा, सबसे ज्यादा लोग माइनिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्गो जो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट है। ठीक है, दूसरी चीज आप बोलोगे, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि जो कटंगा है वो प्रोविंस है किसका, सदर्न कॉन्गो का, तो वो क्या है, रिच इन डायमंड, मतलब डायमंड वहां सबसे ज्यादा पाया जाता है। सेकंड पॉइंट ये आपका इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड पॉइंट है बेटा माइनिंग। माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ये आपका थर्ड पॉइंट है। यहाँ से आपका क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट, यहाँ से लेके पीपल तक थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में कौन कौन से, ठीक है, कटंगा हमारा एक प्रोविंस है जहां पर सबसे ज्यादा डायमंड पाया जाता है। ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कोबाल्ट का। ठीक है, और माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा किसमें जुड़े हुए हैं, माइनिंग में। आप बोलोगे कि एक तो मैम ने आपने इस वाली, जो इससे पिछले वाला पैराग्राफ था इकोनॉमी वाला, उसमें बताया था कि फार्मिंग इज अ मेन ऑक्यूपेशन, तो दोनों ही है। देखो माइनिंग मैंने यहाँ पर भी बताया था। ठीक है, माइनिंग और आपका क्या है बेटा, फार्मिंग, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। ठीक है, यहाँ पे नाउ कम ओवर टू द वाटर रिसोर्सेज। Water is the main resource of DR Congo. The river Congo is the second longest river in Africa after Nile. But these resources are not fully utilized. A number of dams have been built across the river. Congo supplies electricity to its neighbors such as Zambia, Angola, and Burundi. It is predicted that Congo can become the leading producer of hydroelectricity in the world in future. ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर क्या है, वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स का मतलब है कि ये क्या है ना बेटा, यहाँ पर मैंने बताया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसका नाम कैसे पड़ा है देश का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्गो रिवर है वो बहती है। तो कॉन्गो क्या है बेटा, हमारा सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल। मतलब हमारा अफ्रीका है ना, जैसे ये बेटा हमारा अफ्रीका है ना पूरा, ये अफ्रीका है, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से, ये दिख रहा है, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है बेटा, तो इसमें बेटा सबसे बड़ी नदी है ना, तो वो नाइल है, नाइल नदी। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है किसकी बेटा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कॉन्गो।
सॉरी कॉन्गो नहीं, अफ्रीका, एक मिनट, कॉन्गो नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, सबसे बड़ी रिवर है। लेकिन इसके बाद अगर दूसरी रिवर जो आती है सेकेंड नंबर पे सबसे लॉन्ग लंबी, वो कौन सी है बेटा, सेकेंड लॉन्गेस्ट, वो कौन सी है बेटा, हमारी कॉन्गो। और ये कॉन्गो रिवर बेटा हमारी कहाँ पर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, इस कंट्री में है ये। चल अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आई तो लेट्स हम आगे बढ़ते हैं अब और आगे देखते हैं, अगेन अपने चैप्टर पे आते हैं वापस। ठीक है, तो हम बेटा मैं क्या बता रही थी, आपको बता रही थी कि रिवर कॉन्गो जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी अफ्रीका की, आफ्टर नाइल, नाइल के बाद, ठीक है, सबसे बड़ी नाइल है, उसके बाद सेकेंड पे क्या है, हमारी रिवर कॉन्गो। तो बेटा ये क्या है ना बेटा, ये रिवर की वजह से ना यहाँ पर क्या होता है ना बेटा, पानी की कमी तो है नहीं इस देश में, लेकिन और ये क्या करता है, लेकिन इसके आस पड़ोस वाले जो देश में है ना बेटा, उसमें पानी की कमी है, जाम्बिया, अंगोला एंड बुरुंदी, ये क्या है बेटा, इसके अड़ोसी पड़ोसी है। जैसे हमारा अड़ोसी पड़ोसी कौन है, नेपाल, ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, ये क्या है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी है। ऐसे इसके भी अड़ोसी पड़ोसी देश है, जाम्बिया, अंगोला, ठीक है, बुरुंदी। तो इसमें क्या है बेटा, पानी की कमी है, तो ये क्या करता है बेटा, पानी प्रोवाइड करता है। जैसे हम पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करते हैं ना, अभी हमने पानी बंद कर दिया था उसको मदद चुकाने के लिए, ठीक है, तो जैसे हम पानी प्रोवाइड करते हैं ना, ऐसे ही बेटा यहाँ पर इसके जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में से कॉन्गो रिवर निकलती है, तो बेटा उसके पास तो पानी की कमी नहीं है, तो फिर वो बेटा अगल बगल वाले देशों को पानी सप्लाई करता है। और पानी सप्लाई के साथ साथ वो क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है, क्योंकि हमें पता है पानी से ही हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी करता है। तो बेटा ये प्रिडिक्ट किया जाता है, मतलब ये हम सोचते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, कॉन्गो जो होगा वो बहुत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का लीडिंग प्रोड्यूसर होगा वर्ल्ड में। मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला जो प्रोड्यूस करने वाला जो देश होगा वो कॉन्गो होगा फ्यूचर में, ठीक है, भविष्य में। चलो तो बेटा ये बताया गया इस पैराग्राफ में, ठीक है। आप इस पैराग्राफ में क्या चीज लर्न रखेंगे, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको टिक करा देती हूँ। तो आप बेटा इसमें लर्न करेंगे क्या चीज, कि रिवर कॉन्गो जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप बेटा लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली द पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसमें एक ही पॉइंट है, आप ये पॉइंट लर्न करेंगे। नाउ कम ओवर टू द लाइफ ऑफ द पीपल। अब बेटा इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि लोग कैसे रहते हैं, लोगों का रहन सहन क्या है, ठीक है, वहां के लोगों का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लोगों का रहन सहन क्या है, ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आप वो पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। द कंट्री इज थिनली पॉपुलेटेड, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द विलेजेस, मोस्ट ऑफ देम आर Bantu speaking Negroes, ठीक है, they are tall and hefty with dark skin. They they follow a traditional lifestyle in the village. Due to hot and wet climate, they wear limited clothes. They enjoy music and dance. In cities, the people mostly wear modern clothes and lead European lifestyle. The Pygmies are the earliest inhabitant of Zaire. Zaire क्या था, किसका नाम है ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, मैंने बताया था ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का नाम है ये, पहले पहले जायरे बोलते थे, बाद में पढ़ा ये नाम, ठीक है। So, Pygmies are the earliest inhabitants of Zaire. Most of them live in forests. They are very good hunters. Christianity is a majority religion in the Democratic Republic of Congo. More than 200 languages are spoken in the country. French is official language. There are 4 African languages spoken widely. These are Swahili, Kikongo, शिलुभा, लिगाना, लिंगाना, गाला, ठीक है। तो बेटा इस पैराग्राफ में क्या है बेटा, यहाँ के लोग देखो ज्यादातर क्या बोलते थे बेटा, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर बंटू बोलते हैं, बंटू को एक लैंग्वेज जो कि बंटू स्पीकिंग लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। बेटा ये डार्क स्किन के होते हैं, देखो सबका स्किन डार्क, स्किन कलर जो है बेटा सबका डार्क है, ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं।
ठीक है। और क्या बेटा है, ये हॉट एंड, यहाँ पर देखो बेटा क्लाइमेट तो मैंने बताया था हॉट रहता है और ह्यूमिडिटी रहती है तो वेट रहता है। हॉट एंड वेट का मतलब ह्यूमिडिटी, उमस वाला क्लाइमेट है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लिमिटेड क्लॉथ्स पहनते हैं, मतलब जितने क्लॉथ जरूरी है शरीर को ढकने के लिए बस उतना पहनते हैं। ये नहीं कि पूरा कवर्ड रहती है, ठीक है, बॉडी नहीं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है बेटा, हॉट होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ह्यूमिड होता है साथ में। ह्यूमिड का मतलब उमस भी होती है, ठीक है। वहाँ के लोग क्या करते हैं बेटा, डांस एंड म्यूजिक एंजॉय करते हैं। और दूसरी चीज है बेटा यहाँ पर कि वहाँ के जो ट्राइब्स है, ट्राइबल पीपल, उनको क्या बोलते हैं, पिग्मी पीपल, क्या बोलते हैं, पिग्मीज। ठीक है, ये सबसे पहले यही लोग रहते थे इस कॉन्टिनेंट पे, और या फिर इस आपको मान लो कॉन्गो में, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सबसे पहले बसने वाले जो लोग हैं उनका नाम क्या है, पिग्मीज पीपल। ठीक है, पिग्मी क्या है, क्या बोलते थे उन्हें, पिग्मीज। ठीक है, ये ज्यादातर लोग, ये जो पिग्मीज वाले लोग हैं, देखो ज्यादातर कहाँ रहना है बेटा, फॉरेस्ट में रहना है। देखो पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना पीछे, घासी घास दिख रही है ना, तो ये ज्यादातर फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, और ये बहुत हंटर्स थे। देखो ये हाथ में क्या लेके घूम रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो पिक्चर में देखो क्लियरली आपको दिख रहा है, हाथ में एक डंडा लेके घूम रहे हैं, या फिर कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट लेके घूम, जिससे ये लोग क्या करते थे बेटा, जानवरों को मारते थे। ठीक है, तो दे आर वेरी गुड हंटर्स। और ये लोग बेटा क्रिश्चियन को फॉलो करते थे। कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, तो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे। ठीक है, यहाँ के लोग बोलते क्या है बेटा, इस कंट्री की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज फ्रेंच। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच। वैसे तो यहाँ पर 200 से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन फ्रेंच जो है वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब जैसे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बेटा, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, ठीक है, और समवेयर आपकी हिंदी भी है। ठीक है, ये तो नहीं कि कोई मराठी में हम, हमारा जो भी कानून पास होता है वो मराठी में या तेलुगु में पास होता है, नहीं, या तो हिंदी में पास होगा या इंग्लिश में पास होगा। ठीक है, तो एक कॉपी हिंदी की बनती है और एक कॉपी इंग्लिश की बनती है। तो ऐसे ही बेटा जो भी चीजें यहाँ पर आपका गवर्नमेंटल कोई भी या डॉक्यूमेंटल कोई भी वर्क होता है तो वो किस में होगा बेटा, आपका फ्रेंच लैंग्वेज में होगा। ठीक है, और बेटा यहाँ पर 4 अदर लैंग्वेज और बोली जाती हैं, कौन कौन सी, स्वाहिली, ठीक है, किकोंगो, शिलुभा, और फोर्थ वन है आपका लिंगाला। ठीक है, तो ये आपकी लैंग्वेजेस है तो बोली जाती है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हो गया आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट। तो इस पैराग्राफ में आप इम्पोर्टेंट क्या याद रखेंगे बेटा, इस पैराग्राफ में आप इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ये याद रखेंगे, फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, और आप क्या याद रखेंगे बेटा, और आप याद रखेंगे, एक मिनट, यस, और आप बेटा याद रखेंगे कि यहाँ पर सबसे कम लोग रहते हैं, थिनली पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ पर पंटू स्पीकिंग लोग रहते थे। ठीक है, पंटू स्पीक करते थे। और दूसरा आपका है बेटा क्या, कि यहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट एंड वेट। ठीक है, फिर एक पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट है कि पिग्मीज जो है वो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट है किसके, जायरे के। ठीक है, और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट तो मुझे दिख नहीं रहा। एंड दे आर ऑफ डार्क स्किन, एक ये लिख सकते हो, विद डार्क स्किन, टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, और हेल्थी होते हैं विद डार्क स्किन। ठीक है, ठीक है बेटा, तो बस यही पॉइंट्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं इस पैराग्राफ में, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ कम अबाउट द ट्रांसपोर्ट। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डज नॉट हैव अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इनके पास क्या है बेटा, गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, यातायात का साधन इनके पास अच्छा नहीं है। ठीक है, रोड्स एंड रेलवेज आर in poor conditions, which cause problem to transport crops to the market. People extensively use waterways. तो यहाँ के लोग देखो बेटा, यहाँ पर ना बेटा इस देश में क्या है, रोड्स एंड रेलवेज इतने प्रॉपरली नहीं बने, मतलब इतना ज्यादा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस वजह से यहाँ के लोग क्या यूज करते हैं बेटा, एक्सपोर्ट करने के लिए अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सामान को वाटरवेज यूज करते हैं, मतलब वाटर के द्वारा, मतलब वाटर के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, चीजें The Congo River and its tributaries serve as the main mean of transport. Therefore, the Congo River is called the Highway of Central Africa. देखो बेटा, तो कॉन्गो रिवर है ना बेटा, ये और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब उसकी जो शाखाएं हैं, जैसे ये रिवर जा रही है कॉन्गो रिवर,
ठीक है, ये फ्लो कर रही है, इसमें से एक शाखा इधर निकल गई, एक शाखा इधर निकल गई, एक शाखा इधर निकल गई, ठीक है। तो मतलब ये भी एक रिवर निकल गई, ये भी एक रिवर निकल गई, ये छोटी छोटी रिवर्स है, ठीक है। तो ये सब बेटा मिलकर क्या बनाती है बेटा, ये सब मिलकर एक ऐसा इंपॉर्टेंट पाथ बनाती है जिससे क्या है कि हर एक जगह पे क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट हम मतलब ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो भी आप ट्रांसपोर्ट का सामान है या फिर आप जो भी चीजें हैं पहुंचानी है, वो आप इजीली पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज्यादातर पॉपुलर क्या है, वाटरवेज, तो पानी के जरिए ही, मतलब पानी में जहाज से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो इसलिए इसको बेटा जो आपका रिवर कॉन्गो रिवर है, उसको हम हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईवे, हाईवे है ये, ठीक है। ये पूरे जो क्या कहते हैं देश को है वो कनेक्ट करता है। वो कौन कनेक्ट करता है, जैसे हमारे यहाँ तो रोड है, इधर उधर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, पानी है, ठीक है, नदियां हैं, नदियां एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करती हैं, और वहां से सामान क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। द कंट्री हैज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड स्टेट ओन्ड कॉन्गो एयरलाइंस। कंट्री के पास एयरपोर्ट्स भी हैं, ठीक है, और स्टेट ओन्ड कॉन्गो एयरलाइंस भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा सामान आप वाटरवेज के थ्रू भी पहुंचाते हैं, कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं, तो उनके थ्रू भी, आज स्टेट स्टेट के भी आपके एयरपोर्ट्स हैं, तो उनके थ्रू भी सामान ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन मेनली जो सामान ट्रांसपोर्ट होता है वो रिवर के थ्रू होता है। किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, वाटर बेस के थ्रू। और इसलिए इस वाटर बेस को हम क्या कहते हैं, जो रिवर कॉन्गो है उसको कहते हैं बेटा हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको लर्न करने के लिए, तो इस पैराग्राफ में एक मिनट में क्लीन कर दूंगा। यस, तो इस पैराग्राफ में बेटा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है, कॉन्गो रिवर को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्गो रिवर को कहते हैं सेंट्रल हाईवे ऑफ अफ्रीका। सो दिस इज योर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इस पैराग्राफ में सिर्फ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर होता है बेटा हमारा चैप्टर एंड। अब बेटा हम इसके क्या करेंगे बेटा, एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो की कैपिटल क्या है, लंदन, दिल्ली, किन्शासा, या फिर नन ऑफ दैट। किन्शासा पढ़ाया था ना, किन्शासा इज द कैपिटल ऑफ कॉन्गो। देखो टिक भी कराया होगा मैंने इससे पहले, अगर क्लीन अप नहीं किया होगा, वैसे मैंने क्लीन अप कर दिया है, इट्स ओके। बट यहाँ पर पढ़ाया था मैंने, इट्स कैपिटल इज किन्शासा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा आपका, कॉन्गो इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया। तो बताओ कॉन्गो है बेटा वो कहाँ पर लोकेटेड है, सेंट्रल अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, या आपका सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में। तो बेटा कहाँ है, देखो हमने ये भी पढ़ा था, देखो सब चीज हमने पढ़ रखी है। ये देखो कॉन्गो इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका, किसमें बेटा, सेंट्रल अफ्रीका। तो हमारे ऑप्शन कहाँ है बेटा, सेंट्रल अफ्रीका। देखो सेंट्रल अफ्रीका हमारा यहाँ है। कॉन्गो कहाँ लोकेटेड है बेटा, सेंट्रल अफ्रीका। नाउ कम ओवर टू द, अब देखो बेटा एक पॉइंट है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ सेंट्रल अफ्रीका में कहाँ पर है। देखो ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये देखो बीचों बीच में ही तो है, आधा ऊपर है इसके नीचे, आधा इसके नीचे भी है साउथ अफ्रीका, और ये बीच में है, ठीक है, तो सेंट्रल में है, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रल, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसलिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। चलो अब बेटा द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, माइनिंग। हमने पढ़ा था ऑक्यूपेशन, हाँ भी पढ़ा था, क्योंकि मिनरल्स मिलते हैं तो माइनिंग तो होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा फार्मिंग, फार्मिंग भी हमने पढ़ा था कि फार्मिंग भी मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है। फिर बेटा फिशिंग, अरे हमने देखा भी था, यहाँ पिक्चर देखी थी, हमें ध्यान आ गया कि मैम ने दिखाया था कि भाई पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है, फिश, एक आदमी जो है फिश पकड़ रहा है, फिशिंग, फिशिंग भी है भाई इनका मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो बेटा क्या हो गया बेटा, ऑल ऑफ, नन ऑफ दीज, एंड नेक्स्ट है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। अब बेटा देखो क्वेश्चन तो मेरा ये बनता है कि माइनिंग भी हमारा पढ़ा था हमने, फार्मिंग भी पढ़ा था हमने, फिशिंग भी पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन गलत है ये, नहीं बेटा क्वेश्चन तो गलत नहीं है, क्वेश्चन तो सही है एकदम। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में यहाँ पर अगर ऑल ऑफ दीज दिया होता तो आप टिक करते, लेकिन यहाँ तो ऑल ऑफ दीज नहीं दिया है, यहाँ तो नन ऑफ दीज दिया है,
बेटा इसका मतलब हम तो सोच रहे हैं कि क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, ध्यान से देखो। मेन ऑक्यूपेशन पूछा है। क्या पूछा है? मेन ऑक्यूपेशन। मेन ऑक्यूपेशन का मतलब है ये सारे ऑक्यूपेशन तो हैं, यहाँ के लोग ये सारा काम तो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम कौन सा करते हैं? यहाँ का सबसे मुख्य ऑक्यूपेशन क्या है? तो बेटा मुख्य ऑक्यूपेशन में मैंने क्या बताया था? क्या बताया था बताओ बेटा? क्या है मेन ऑक्यूपेशन? फर्स्ट पॉइंट में लिखवाया था, क्या है मेन ऑक्यूपेशन इकोनॉमी वाली पैराग्राफ में? फार्मिंग। क्या है? फार्मिंग। तो हम किस पे टिक करेंगे बेटा? फार्मिंग पे। किस पे टिक करेंगे? फार्मिंग पे। ठीक है। नाउ कम ओवर टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है आपका, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो? बताओ कॉन्गो की स्टेपल डाइट क्या थी? वीट थी, कासवा थी, बाजरा, या नन ऑफ दीज? कासवा। अब बोलोगे कासवा कैसे मैम? अभी तो पढ़ाया था बेटा, एक प्लांट का पिक्चर नहीं दिखाया था मैंने? बोला था ये इंपॉर्टेंट है, ये रहा इकोनॉमी वाले पैराग्राफ में। कासवा सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट भी करवाएगा। कासवा इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो। ठीक है, स्टेपल डाइट। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ है आपका, कॉन्गो इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ? किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बताओ? मैंने क्या लिखवाया था? ये भी मैंने इकोनॉमी में आपको करवाया था, डेट इज कोबाल्ट। किसका है? कोबाल्ट का। चलो देखते हैं। ये देखो, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट। वाया मिनरल वाले, मिनरल रिसोर्सेस वाले पैराग्राफ में। सो यहाँ पर हो गया हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे बेटा? fill in the blanks, name the following and give the short answers for the following, give long answers for the following। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखा बेटा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब मैंने ये आपको 5 आपके टिक द करेक्ट ऑप्शंस कराए थे, ये वाला क्वेश्चन जब कराया, तो मैंने आपको, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो जो चीज मैंने इंपॉर्टेंट लाइन बताई है, जो जो चीज मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई कि इस चैप्टर में ये चीज इंपॉर्टेंट है, या इस कंट्री के बारे में ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट याद करने होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो बेटा, हर एक क्वेश्चन उन्हीं पॉइंट से फ्री हुआ है ना? हर एक क्वेश्चन क्या है, उन्हीं पॉइंट से आपका आंसर मिल गया है। सारे पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए हैं। ठीक है, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब मैंने आपको डिटेल में बताया। और देखो बेटा, जब हमने ये पिक द करेक्ट ऑप्शन देखा, तो इसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं पॉइंट्स में से हो गए थे ना? तो दैट मीन्स मैं इस चैप्टर को ऐसे पढ़ा रही हूँ बेटा कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको वो दे रही हूँ। ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लस फिर ये भी बता रही हूँ कि आपको सिर्फ याद क्या क्या रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा चैप्टर याद रखना, नहीं। चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो चीजें आपको लर्न करनी है। ठीक है, बाकी पूरा चैप्टर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सेकेंड थिंग क्या है बेटा, ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर सिर्फ आपकी बुक में है तो ये इम्पोर्टेंट है, नहीं। ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये ध्यान में रख के बनाई है कि ये जो है बेटा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो हमारी कंट्री है, उसके सारे फैक्ट्स कवर करती हैं। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बुक, ये नहीं है कि ये रेलिवेंट नहीं है ये वीडियो, नहीं, रेलिवेंट है ये वीडियो। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बनाई है, ये वीडियो इस चैप्टर पे नहीं, एक कंट्री पे बनाई है। कंट्री का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, उसके सारे फीचर्स कवर किए मैंने इसमें, चाहे पॉलिटिकल फीचर हो, चाहे आपका फिजिकल फीचर हो, चाहे आपका इकोनॉमिक फीचर हो। ठीक है, कोई भी फीचर हो, इकोनॉमी मैंने यहाँ की कवर करी है, और आपका वेदर कवर किया है यहाँ का। ठीक है, यहाँ का ऑक्यूपेशन लोगों को कवर किया है, लाइवलीहुड कवर किया है। ठीक है, तो एवरीथिंग, जो भी चीज, जितनी भी एस्पेक्ट है, सो ये सोसाइटी एस्पेक्ट भी कवर किया, तो सब चीज कवर करके मैंने तब आपको इस कंट्री का जिस्ट दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अच्छी तरह समझ में आया हो, और इस वक्त समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही कंट्री, आपको वर्ल्ड की अदर कंट्रीज भी कवर कराऊंगी। ठीक है, एज वेल एज जो आपके सोशल स्टडीज से रिलेटेड जो भी अदर टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो भी मैं इसी में कवर कराऊंगी। ठीक है, तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि पता है आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको एसएसटी बोरिंग लगती है, तो मेरा मेन फोकस है एसएसटी को इंटरेस्टिंग बनाना। ठीक है, और उनको कॉन्सेप्ट के
जरिए समझाना, एक कहानी के रूप में समझाना, ना कि जस्ट कि बस पढ़ा बोलते गए बोलते ना, बोरिंग स्टडी नहीं रखना, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे ताकि इसका इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले सकें, ठीक है। क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। आप शेयर कर रहे हैं अगर अपने फ्रेंड्स को, दैट मीन्स आप अपने फ्रेंड की केयर कर रहे हैं, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड कीप मोटिवेटेड, स्टे ट्यून विद दिस चैनल। बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैप्टर तो नहीं बोलेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या फिर बोल सकते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट सोशल स्टडी कॉन्सेप्ट के साथ।